नमस्कार। आज हम एक काफी उलझी हुई भू राजनीतिक पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान और इजराइल। अगर आप नक्शा देखें तो ये देश काफी दूर हैं एक दूसरे से, बीच में और भी मुल्क हैं। लेकिन आज आज ये एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी गहरी दुश्मनी ये आई कहां से? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि कहानी हमेशा ऐसी नहीं थी। यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर एक वक्त था जब ईरान और इजराइल काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो चलिए आज इसी जानकारी के सहारे इस सफर को समझते हैं, कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदली। खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो जैसा पता चलता है 1950 से लेकर 1979 तक ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का राज था। उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन का पूरा समर्थन था। बल्कि 1953 में तो CIA और MI6 ने ही तख्ता पलट करके उन्हें सत्ता दिलवाई थी, मुसद्देक को हटाकर। और इसी दौर में ईरान और इजराइल के बीच गजब की दोस्ती थी। प्रतिशत तेल सप्लाई करता था। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसके लिए 1968 में एक खास पाइपलाइन भी बनी थी, इलात एश्कलॉन पाइपलाइन। और बदले में इजराइल ईरान को हथियार देता था, मिलिट्री ट्रेनिंग देता था। यहाँ तक कि शाह की जो खुफिया पुलिस थी, सावक, उसे बनाने में भी इजराइल ने मदद की थी। अच्छा, वो सावक जो काफी बदनाम थी अपने तरीकों के लिए। जी बिल्कुल, जो शाह के विरोधियों पर कड़ी नजर रखती थी और सख्ती भी करती थी। एक प्रोजेक्ट फ्लावर नाम का गुप्त समझौता भी था। प्रोजेक्ट फ्लावर, ये क्या था? इसमें दोनों देश मिलकर सैन्य तकनीक, खासकर मिसाइल तकनीक विकसित कर रहे थे। और हाँ, इस दोस्ती के पीछे एक और मकसद था, मिडिल ईस्ट में सोवियत यूनियन के बढ़ते असर को रोकना। दोनों अमेरिका के खेमे में थे। लेकिन अब कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि इस दोस्ती से भी पहले दुश्मनी के बीज बोए जा चुके थे। कहानी जाती है पहले विश्व युद्ध तक, मतलब 1914-18। उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य, जो आज का तुर्की और आसपास का बहुत बड़ा इलाका था, वो जर्मनी के साथ था। और ब्रिटेन फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था और हार रहा था। हाँ, और जैसा कि उस वक्त के दस्तावेज बताते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ाई जीतने से पहले ही सीक्रेट में ऑटोमन साम्राज्य को आपस में बांटने का प्लान बना लिया था। वो मशहूर साइक्स-पिकोट समझौता। साइक्स-पिकोट, हाँ। और इसी दौरान ब्रिटेन ने एक और बड़ा वादा किया, 1917 का बैलफोर डिक्लेरेशन। इसमें ब्रिटेन ने दुनिया भर के यहूदियों से वादा किया कि फिलिस्तीन में उनके लिए एक नेशनल होम बनाया जाएगा। एक नेशनल होम फिलिस्तीन में? जी। इसके पीछे एक मकसद तो युद्ध में यहूदी समर्थन हासिल करना था और जर्मनी को कमजोर करना भी। लेकिन इस वादे ने उस क्षेत्र के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। तो युद्ध खत्म हुआ, ऑटोमन साम्राज्य टूट गया और बैलफोर डिक्लेरेशन के आधार पर यहूदी दुनिया भर से फिलिस्तीन आकर बसने लगे। फिर 1947 में UN ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव रखा और 14 मई 1948 को इजराइल एक देश बन गया। यहाँ एक दिलचस्प बात है, शुरुआत में जब UN में वोटिंग हुई तो ईरान उन देशों में था जिन्होंने इजराइल बनने का विरोध किया था। भारत ने भी विरोध किया था। अच्छा, ईरान ने विरोध किया था? हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान में तख्ता पलट करवा दिया, शाह को सत्ता में बिठाया और उसके बाद तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी वाला देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दे दी। और फिर वो दोस्ती का दौर शुरू हुआ जिसके बारे में हमने बात की। बिल्कुल। फिर आया 1979, ईरान में इस्लामिक क्रांति का साल। शाह का जो पश्चिमीकरण था, जो अमेरिका पर उनकी निर्भरता थी, उसके खिलाफ अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक बड़ी क्रांति हुई। लोगों में ये गुस्सा था कि शाह देश के संसाधन अमेरिका और इजराइल जैसे सहयोगियों पर लुटा रहे हैं और ईरान की अपनी संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और यहाँ मतलब सब कुछ पलट गया पूरी तरह से। जो नई इस्लामिक सरकार आई, उसने अमेरिका को बड़ा शैतान कहना शुरू किया और इजराइल को छोटा शैतान। इजराइल को जो मान्यता दी थी शाह ने, वो रद्द कर दी गई। यानी जो गैर दोस्त थे वो रातों रात कट्टर दुश्मन बन गए। हाँ बिल्कुल, ईरान वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ गया कि इजराइल का बनना ही अवैध है, कि फिलिस्तीन पर कब्जा किया गया है और इसके पीछे ब्रिटेन की वो बैलफोर डिक्लेरेशन जैसी पश्चिमी चालें थीं। तो आज की जो स्थिति है, ये सब उसी इतिहास से जुड़ी है।
आज की दुश्मनी की जड़ें वही हैं। हाँ, बहुत हद तक। क्रांति के बाद का ईरान इजराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानता, और दूसरी तरफ इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। साथ ही इजराइल को ये चिंता भी है, जो एक विडंबना ही है, कि दोस्ती के दौर में उसने जो सैन्य तकनीक और ट्रेनिंग ईरान को दी थी, कहीं ईरान उसी का इस्तेमाल अब इजराइल के खिलाफ ना कर दे। बिल्कुल। और आज हम देख रहे हैं कि ईरान सीधे शायद नहीं लड़ रहा, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती, इन प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए वो इजराइल से एक तरह की लड़ाई लड़ रहा है। प्रॉक्सी वॉरफेयर जिसे कहते हैं। जी। तो ये थी कहानी ईरान और इजराइल की, कैसे गहरे दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए, और इसकी वजह है पहले विश्व युद्ध के वादों में, तेल के खेल में, विदेशी दखल से हुए तख्ता पलट में, और फिर एक इस्लामी क्रांति में। सब में उलझी हुई है। हाँ, और जो जानकारी सामने आती है वो एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है कि अगर इस पूरे झगड़े की जड़ें ब्रिटेन के बाल्फोर डिक्लेरेशन जैसे पुराने फैसलों में है, तो आज ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच ही क्यों सिमट कर रह गई है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब इतिहास के फैसले, या शायद गलतियां कहें, वो आज की दुश्मनी को कैसे शेप देते हैं, और उसकी जिम्मेदारी आखिर कहाँ तय होती है, ये सवाल जरूर उठता है।